शुभ मध्याह्न। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं को, मित्रों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, संस्कृत में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला को लेकर के, जिसमें से माहेश्वर सूत्र को हम पढ़े हैं। माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार को पढ़े हैं। और प्रत्याहार के बाद आइए देखते हैं संस्कृत में स्वर व्यंजन वर्णों के बारे में, और वर्ण विचार से संबंधित कुछ विद्य को पढ़ते हैं। तो चर्चा की जानी चाहिए। संस्कृत वर्णमाला से। अब इस संस्कृत वर्णमाला में हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ण, या इसको अक्षर भी कहा जा सकता है। तो वर्ण या अक्षर का तात्पर्य हुआ जिस ध्वनि का खंड ना हो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाए संस्कृत वर्ण या अक्षर कितने भेद हैं, तो जो हिंदी में है वही संस्कृत में है। कहने का तात्पर्य इन्हें अच वर्ण कह सकते हैं या स्वर वर्ण कह सकते हैं, और अगले बिंदु को हल या व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण या अक्षर के भेद में दो भेद हो गए, अच वर्ण, हल वर्ण, अर्थात स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपने इनके बारे में सुना होगा कि वह वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अच वर्ण या स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इनको कहा जाता है स्वर वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं पहले अच वर्ण या स्वर वर्ण की तरफ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं, तो जब कुल पूछा जाएगा तो इनकी संख्या 13 होगी। अगर क्वेश्चन किया गया कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो मात्र 9 स्वर होते हैं। क्यों? क्योंकि अच में केवल 9 स्वर आते ही हैं। इस तरह से क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जा सकते हैं। पहले हम नोट में लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए व्याकरण शास्त्र के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या, तो आप बताओगे केवल 9। वही जो 9 होते हैं उन्हीं का नाम होता है अच। अब अच प्रत्याहार में हम पूर्व कक्षा में पढ़ा चुके हैं, पूर्व क्लास में, कि अच में 9 वर्ण आते हैं, 9 स्वर वर्ण। इसीलिए इनको व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होगी। लेकिन जब पूछ लिया जाए संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या या कुल स्वर वर्णों की संख्या, तो जब कुल स्वर वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तब इनका नाम 13 हो जाएगा। कैसे होगा 13? आइए, सबकी चर्चा धीरे धीरे की जानी चाहिए। अब तो संभवतः समझ गए होंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे जाए 9 कैसे हो गए, कैसे 13 हो गए, तो जानकारी आपको हो जानी चाहिए। चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए। स्वर वर्ण, तो कहने तात्पर्य वर्ण अक्षर के दो भेद हो गए, कौन कौन? अच और हल, अर्थात स्वर और व्यंजन। तो अब आइए चर्चा करते हैं स्वर वर्ण की तरफ। तो लिखते हैं अच वर्ण या स्वर वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, अपने आप उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, जब पूछ लिया जाए अच वर्ण या स्वर वर्ण के भेद, तो इनके भेद कर दीजिए आप 3। कितने भेद? 3 कर दीजिए।
तीनों के नाम कुछ इस टाइप के। एक का नाम होगा ह्रस्व स्वर, एक का नाम होगा दीर्घ स्वर, और एक का नाम होगा प्लुत स्वर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से परिभाषा पूछी जाती है। ब्रैकेट में लिखेंगे एक मात्रिक, जिसके उच्चारण में एक इकाई का समय लगता है, एक पल का, एक क्षण का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसलिए इनको कहते हैं कै मात्रिक। एक मात्रिक स्वर, तो एक मात्रिक स्वर में कौन होगा? वो आपका ह्रस्व स्वर होगा। और यहां लिखेंगे द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर का तात्पर्य हुआ जिसके उच्चारण में 2 सेकेंड का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और यहां लिखेंगे त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक का मतलब हो गया जिसके उच्चारण में 3 इकाई 3 मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। कभी कभी परिभाषा पूछा जाता है संस्कृत में कि एक मात्रिक कः स्वरः, तो एक मात्रिक कौन स्वर? ह्रस्व स्वरः। पूछा जाता द्विमात्रिक कः स्वरः, तो द्विमात्रिक कौन होगा? दीर्घ स्वर होगा। पूछा जाएगा त्रिमात्रिक कः स्वरः, तो हो जाएगा प्लुत स्वर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस एक मात्रिक ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनकी संख्या मित्रों 5 है। कितनी है? 5 है। पांचों का नाम क्या है? आ, ई, उ, री और लिरी। यही आपके हो जाते हैं एक मात्रिक ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? एक मात्रिक ह्रस्व स्वर। तो आ, ई, उ, री, लिरी। आ, ई, उ, री, लिरी। अगर पूछे संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। अब ध्यान दीजिए, हिंदी में केवल एक स्वर इसमें नहीं रहता, केवल लिरी। तो हिंदी में ह्रस्व स्वर होते हैं 4 और संस्कृत में कितने हो गए? 5। तो इस तरह से हमें अपेक्षा करता हूं कि ये पॉइंट आपको ह्रस्व स्वर हिंदी और संस्कृत दोनों में समझ में आ गया होगा। तो ह्रस्व स्वर संस्कृत में 5, हिंदी में 4 होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका एक नाम है, लिखा जाएगा इन्हीं स्वरों को संस्कृत में मूल स्वर कहा जाता है। तो मित्रों, अगर कभी क्वेश्चन किया जाए कि जरा बताइए कि मूल स्वर कौन कौन संस्कृत में, तो मूल स्वर होंगे अ, ई, उ, री और लिरी। यही मूल स्वर हैं। अगर क्वेश्चन करे मूल स्वर कौन कौन, तो मूल स्वर ये 5। पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी संस्कृत में, तो आप कितना कहोगे? 5। पांचों के नाम हो गए। अब आते हैं द्विमात्रिक स्वर की ओर। द्विमात्रिक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में 2 सेकेंड का समय लगे। इसके उच्चारण में 1 सेकेंड का समय लगा, एक एक पल का समय लगा, जैसे आ, ई, उ, रे, लिरी। इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी? तो कितना होगी? 5। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या या द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं, इनकी संख्या ये निर्धारित करते हैं 8। कौन कौन है वो? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आ। यही आपके 8 स्वर जो हैं वो संस्कृत में द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो मित्रों, इस तरह से
आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब देखिए इस री में और इस री में क्या अंतर है। इसमें दीर्घ री एक री और नीचे लटका दिया गया। इसमें देखिए एक के री लगा है तो यह री आपका ह्रस्व हो गया, जब एक री और नीचे लटक लिया तो हो गया दीर्घ री, इसलिए इसको द्विमात्रिक कहा गया। जैसे इसको एक पल में अगर उच्चारण करेंगे तो कहेंगे आ, इसे कहेंगे आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये है आपके कौन स्वर होंगे, यह आपके दीर्घ स्वर होंगे। कैसे स्वर? दीर्घ स्वर होंगे। आइए चलते हैं प्लुत स्वर की ओर। प्लुत स्वर में क्या चर्चा होनी चाहिए? जिसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगे? 3। तो 3 मात्रा जो होता है समय लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लुत स्वर। तो चर्चा हो जाए भैया, ये रहा है आपका प्लुत स्वर। क्या रहा? प्लुत स्वर। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे वो के बाद वाला अक्षर कौन है। तो भाई जो जानते हो फट से कमेंट करके बताएं कि जो ये मात्रा लगी है ये है क्या। तो कुछ लोग कह रहे होंगे ओ, कुछ लोग कह रहे होंगे ई, कुछ लोग कह रहे होंगे ऊ। तो मित्रों ये है क्या? ये है आपका जो बीच में लिखा गया है, यह वास्तव में 3 इकाई है। कई इकाई? 3। कहने का मकसद ये है ओ को हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक 3 सेकेंड हो न जाए, और जब 3 सेकेंड हो जाएगा तब अंत में हलंत माँ को बोलेंगे। इस तरह से कहा जाएगा ओम। अब देखिए यही कारण है जब आपके ऋषि मुनि या हम आप ओम का शुद्ध उच्चारण करते हैं कुछ समय तक ध्वनि निकलती रहती है मुख से। जैसे आप कहते होंगे ओ, तो ये 3 सेकेंड का समय लगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? प्लुत कहा गया। तो प्लुत का तात्पर्य आपका यहाँ से ले लिया जाता है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग प्लुत को समझ गए होंगे। प्लुत के बीच में यानी ओ के बाद में लगने वाला जो अक्षर है, जो भी संख्या है वो 3 है। क्या है? 3। तो यही 3 आपकी मात्रिक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? त्रिमात्रिक। अब ध्यान देंगे 5 यहाँ से उठाएंगे, 8 यहाँ से, 8 5 13। आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में कुल स्वर कितने? 13। लेकिन व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार जो स्वर बना है केवल अच कहने से 9 स्वर आते हैं। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए स्वर वर्ण के कितने भेद? तो 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये है आपके पॉइंट यहाँ से हो गए। तो अच वर्ण के तथ्य से हम जब निकालेंगे, स्वर वर्ण के भेद से जब हम निकालेंगे तो 3 प्रकार के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की बात कह दी जाएगी। स्वर को और किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को समझ गए होंगे। ह्रस्व स्वर की संख्या 5, दीर्घ की संख्या आपकी है 8 और प्लुत स्वर में केवल ओम जैसे शब्द आते हैं। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट हो गए। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जरा बताइए संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? तो संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं। कुल स्वर कितने? कुल स्वर 13 होते हैं। व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार जो स्वर बनाए गए वो कितने हैं? वो 9 हैं। तो इस तरह से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग स्वर वर्णों को सीख गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं स्वर वर्णों से क्वेश्चन आपके टेट में बनाया जा चुका है। नोट में क्या रहेगा? नोट में रहेगा लिरी वर्ण का कभी दीर्घ नहीं होता है। कहने का मकसद ये है, री को तो मैंने बड़ी री में बना दिया। प्राचीन लिपियों में बड़ी री का मेल मिलता है, आधुनिक लिपियों में बहुत कम। ध्यान दीजिएगा, लेकिन लिरी एक ऐसा वर्ण था उस 13 वर्ण में जिसका कभी दीर्घ
नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा चुका है। आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं व्यंजन की तरफ। तो इस तरह से आप लोग स्वर वर्ण समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं संस्कृत के व्यंजन वर्ण की तरफ। व्यंजन वर्ण पहले समझेंगे। व्यंजन वर्ण इसका दूसरा नाम हल वर्ण भी है। पहले हम जानेंगे व्यंजन वर्ण है क्या। वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के भेद भी चलते हैं। मुख्यतया इसके 3 भेद होते हैं। मुख्यतया कितने भेद? 3। लेकिन संस्कृत के जो उत्तर प्रदेश की परिषदीय विद्यालय में पुस्तकों चलती हैं, उन पुस्तकों में दिया गया है 4। अन्य रूप से क्या डाला गया है, संयुक्त व्यंजन को भी रख दिया गया। लेकिन मुख्यतया कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। एक का नाम है स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक का नाम है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, एक का नाम है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये मुख्यतः है आपके हो गए कितने? ये आपके 3 हो गए। अंतःस्थ, ऊष्म और स्पर्श ये मिला करके 3 होते हैं। अब आपसे पूछा जाए स्पर्श का दूसरा क्या नाम है? इसका एक नाम ये भी है, वर्गीय व्यंजन वर्ण। कैसा? वर्गीय व्यंजन वर्ण। काहे को वर्गीय कहा गया? क्योंकि 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग होते हैं। उन्हीं 5 वर्गों के आधार पर इनको वर्गीय कहा गया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस तरह से वर्ग कितने हो गए? 5। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में या व्यंजन वर्णों में वर्गों की संख्या कितनी? तो 5 होती है। इसको 60 तरीके से भी जाना जा सकता है। कु, चू, टू, तू और पू। कहने का मकसद ये है, कु, चू, टू, तू, पू कहने का मतलब हुआ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके पॉइंट हो गए मित्रों। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य का वर्ग कहने में संस्कृत में जितने व्यंजन लिखेंगे सब में हलन जरूर लगा देंगे। का, खा, गा, घा, ङा। इस तरह से का वर्ग में कितने वर्ण आ गए? 5 वर्ण आ गए। और ध्यान दीजिएगा, अगले में चा, छा, जा, झा, ञा। अगले में टा, ठा, डा, सब में हलन जरूर लगा देंगे। टा, ठा, डा, ढा, णा। और ता वर्ग में चलेंगे ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में चलेंगे पा, फा, बा, भा, मा। अब ध्यान रहे आप सबको, एक वर्ग में 5 अक्षर, तो कुल कितने हो जाएंगे? 25। यानी जब पूछा जाए स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्ण कुल कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 25 कहोगे। यानी 25। कितना? 25 इनकी संख्या हो जाती है। अब जो आप लोग कुचु टू तुप्पू बार बार कह रहे हैं, इसका एक अलग नाम दे दिया जाता है, उदित वर्ण। कोई कहे भैया कुचु टू तुप्पू को किस नाम से जानते हैं? तो कुचु टू तुप्पू को उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट हो गए कुचु टू तुप्पू। तो का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये सारे आपके हो गए स्पर्श। ये उच्चारण के दौरान मुख के अंदर किसी न किसी उच्चारण स्थान को इनकी ध्वनियाँ, इनके वायु स्पर्श करते रहते, छूते रहते, बाहर निकलते रहते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श कहा गया। और ध्यान दीजिएगा, वर्ग है इनमें 5,
इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो मित्रों, अपेक्षा करता हूं कि आप स्पर्श को समझ गए होंगे। उदित क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटा उ देखिए, कुचु टूतु पु सब पे छोटा उ यानी हरस उ लगा हुआ है, तो हरस उ लगने से इसको क्या कहा गया? उदित वर्ण कहा गया। आगे बढ़ते हैं अंतःस्थ। अंतः प्लस अस्थ, अंतः माने मुख के अंदर, अस्थ माने स्थित, यानी वह व्यंजन वर्ण जो मुख के अंदर यानी कंठताल के मध्य से होते हुए बाहर उच्चरित होते हैं, इनकी ध्वनियाँ निकलती हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। तो वास्तव में अंतःस्थ जब पूछा जाए, इसमें कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएंगे य, व, र, ला। आपने सुना होगा एक प्रत्याहार जिसका नाम क्या है? यण प्रत्याहार। अब यही यण प्रत्याहार किसका काम करता है? अंतःस्थ का काम करता है। इसलिए प्रत्याहार पढ़ाते समय आपको बताया जा चुका है कि इस यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, या, व, र, ला। तो सब में हलंत इसलिए लगाया जा रहा क्योंकि ये शुद्ध रूप से व्यंजन लिखा जा रहा। तो इस तरह से य, व, र, ला ये क्या हो गए? आपके अंतःस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म की ओर बढ़ेंगे। ऊष्म क्या है? ऊष्म का तात्पर्य गर्म होता है। जब उच्चारण स्थान वर्णों के उच्चारण करते करते, स्पर्श करते करते, रगड़ते हुए गर्म हो जाए, तो वहाँ से वायु गर्म निकलने लगे, तब उसका नाम क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। कहने का तात्पर्य ये है कि उच्चारण के दौरान उच्चारण स्थान जब गर्म होता है, गर्म वायु मुख से निकलने लगती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनका एक नाम है संघर्षी। क्या नाम है? संघर्षी व्यंजन वर्ण। संघर्षी व्यंजन वर्ण क्यों कहा गया? संघर्ष माने होता रगड़ना, तो रगड़ करके बाहर निकलते हैं, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स और हा। कहने का मकसद ये है, श, श्र, सा और हा ये आपके ऊष्म की कैटेगरी में आते हैं। इनके बोलने में मुख में गर्माहट यानी गर्म वायु निकलती बाहर की तरफ, इसलिए इसका नाम संघर्षी रखा गया, ऊष्म रखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यण प्रत्याहार के अंतर्गत यावा, राला आते हैं जिन्हें अंतःस्थ कहा गया, वैसे इनके अंतर भी प्रत्याहार आएगा। प्रत्याहार का नाम है सल प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? तो सल प्रत्याहार को ही संघर्षी और ऊष्म व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। पूर्व कक्षा में मैंने ये पॉइंट आपको बताया होगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, 25 हो गए स्पर्श, अंतःस्थ की संख्या हो गई 4, ऊष्म की संख्या हो गई 4, तो 25, 4, 29, 4, 33। कहने का मकसद ये है मित्रों, अगर कोई पूछ ले नोट में लिख दीजिएगा, लिखा जाएगा संस्कृत में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। संस्कृत में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। तो कहने का ये संकेत रहा कि आप लोग स्वर और व्यंजन वर्णों को आज सीख रहे हैं। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की जब बात की जा रही है तो आपने स्वर में सीखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, और जब व्यंजन वर्ण की बात आ रही है इसमें आप लोग स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्णों को सीख रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या 33 है। इस तरह से अब चर्चा परिचर्चा हो जानी चाहिए कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के कितने भेद, व्यंजन के कितने भेद। और ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन किया जाए कि संस्कृत में स्वर कितने, तो कहेंगे 13। व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार कितने स्वर, तो कहेंगे 9। जब कहा जाए संस्कृत में कितने व्यंजन हैं, तो संस्कृत में व्यंजन है 33। लेकिन जब पूछा जाए संस्कृत में कितने व्यंजन के भेद हैं, तो भेद में जब आएंगे 3 भेद होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं व्यंजन वर्णों में एक अलग से रूप दे दिया जाता है जिसका नाम रखा गया है
संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन वर्ण संस्कृत में 3 ही होते हैं। कुछ लोग 4 भी मान लेते हैं, लेकिन यही आपके मुख्यतया हैं क्ष, त्र, ज्ञा। कुछ लोग स्रा को भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतया 3। तीनों के नाम क्या क्या हो जाएंगे? जैसे किससे मिलकर बना? क प्लस श। एक तो रूप ये हो गया, अथवा एक रूप इसका ये भी हो सकता है, का प्लस शा। इसमें से भी स्वर निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो चाहे ये लिखा मिले एग्जाम में, चाहे ये लिखा मिले, दोनों सही होगा। दोनों मिल करके क्या बनते हैं? शा बनते हैं। त्रा की बात की जाएगी तो हलंत ता रहेगा, रा रहेगा। एक रूप ये हो गया और एक रूप ये भी है। रा में जैसे हलंत लगा, छोटा बाहर गया, ह्रस्वा बाहर गया। तो त्रा कहने से ये भी तात्पर्य निकल गया। तो अर्धता है, रा है, उसके बाद आ है, ये मिलकर के क्या बनता है? तो चाहे आपके विकल्प में ऐसा विकल्प मिले, चाहे रा में हलंत लगा करके छोटा आ भी लग जाए, तब भी सही होगा। और ध्यान दीजिए, जब ज्ञा की बात करेंगे तो अर्ध जा और या, ये भी सही है। और अगर उसी या में हलंत लगाएंगे, छोटा बाहर जाएगा, तो ये भी विकल्प क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से क्षत्र ज्ञ, ये आपके कैसे व्यंजन वर्ण हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। तो ध्यान दीजिए, स्रा को भी लोग मानते हैं, लेकिन संस्कृताचार्य स्रा को बहुत कम मानते हैं। तो हिंदी में होता तो 4 व्यंजन कर दिया जाता संयुक्त व्यंजन में, लेकिन संस्कृत में 3 ही मुख्यतया सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह से आपका रहा ये व्यंजन वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ध्यान दीजिएगा, इसी रूप में एक रूप और बांटा गया है, जिसको आप कहते हैं अयोगवाह। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है। उसका नाम क्या होगा? अयोगवाह व्यंजन वर्ण। तो भैया, जो अयोगवाह व्यंजन वर्ण है या अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आप सबको। तो अगर आप सबको व्यंजन और स्वर वर्ण से संबंधित बातें समझ में आई हो, तो आप लोग वीडियो को देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें। और जो भी कमी होगी या जो भी आपके मन में कोई विचार उठता होगा प्रश्न के रूप में, उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट देख करके आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और आज की क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।